Assalamu alaikum and Bismillahirrahmanirrahim. So today we would be doing a new past paper. This is October-November 2023, paper 1, variant 2, right? We would be doing today October-November 2023, paper 1, variant 2. Let's start with the first MCQ. MCQ number 1. Which statement is correct? Economic goods, economic goods are not scarce. This is a wrong statement. Economic goods scarce होते हैं. Economic goods are scarce. ठीक है, this is a wrong statement. इकोनॉमिक गुड्स हैव नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये भी गलत है. इकोनॉमिक गुड्स हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. फ्री गुड्स आर स्केर्स, नो. फ्री गुड्स आर अनलिमिटेड. फ्री गुड्स स्केर्स नहीं होते, फ्री गुड्स अनलिमिटेड होते हैं और इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है. ठीक है. फ्री गुड्स हैव नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यस, फ्री गुड्स हैव नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. दिस इज द राइट आंसर. ओके, तो आज मैं आपको दो चीजों के दरमियान डिफरेंस बता देता हूँ. आज मैं आपको दो चीजों के दरमियान डिफरेंस बता देता हूँ. एक होता है फ्री गुड और एक होता है इकोनॉमिक गुड. आज मैं आपको दो गुड्स के दरमियान डिफरेंस बता देता हूँ. एक होता है फ्री गुड, एक होता है इकोनॉमिक गुड. देखो, आप याद रखना, फ्री गुड वो गुड है जिसकी सप्लाई अनलिमिटेड है. ठीक है, फ्री गुड वो है जिसकी सप्लाई अनलिमिटेड है. सही. जिसकी कोई प्राइस नहीं है और कोई एफओपी नहीं चाहिए होते उसको बनाने के लिए, और इसकी नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. ठीक है. एग्जाम्पल सनलाइट. क्योंकि फ्री गुड है ना, बेसिकली एक नेचुरल रिसोर्स है, एक नेचुरल गुड है जिसको कुदरत की है, वो कुदरती गुड है. तो उसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, उसके कोई पैसे नहीं होते, उसका कोई एफओपी नहीं होता, उसकी सप्लाई भी अनलिमिटेड है. लेकिन ये जो इकोनॉमिक गुड है ना, ये ह्यूमन मेड गुड है, ये मैन मेड गुड है. कौन सा गुड है? ये मैन मेड होता है. इसलिए इसकी सप्लाई लिमिटेड है. मतलब लिमिटेड का मतलब ये स्केर्स है और इसकी प्राइस भी है, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है और इसको बनाने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी चाहिए. सर कोई एग्जांपल? यस, एग्जांपल है टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फोन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, तो फर्स्ट एमसीक्यू इज डन इन वेरी डिटेल. ओके, तो अब आपको समझ आ गया ए बी और सी क्यों नहीं है. ए बी सी इकोनॉमिक गुड के फीचर नहीं है. सही है. ओके. एमसीक्यू नंबर 2. द इकोनॉमी ऑफ कंट्री एक्स इज ऑलवेज ऑन इट्स पीपीसी कर्व. द इकोनॉमी ऑफ कंट्री एक्स इज ऑलवेज ऑन इट्स पीपीसी. मतलब ये कह रहा है कि कंट्री है ना, वो ये पीपीसी है कंट्री का. इधर आ जाता है कैपिटल गुड्स क्वांटिटी, ऊपर आ जाता है कंज्यूमर गुड्स क्वांटिटी, ऊपर आ जाता है कंज्यूमर गुड्स क्वांटिटी और नीचे आ जाता है कैपिटल गुड्स क्वांटिटी. ऊपर आ जाएगा कंज्यूमर गुड्स क्वांटिटी, नीचे आ जाएगा कैपिटल गुड्स क्वांटिटी. ठीक है. और ये हो गया आपका पीपीसी ए और बी. अब इस क्वेश्चन के मुताबिक ये कह रहा है कि कंट्री एक्स इज ऑलवेज ऑन इट्स पीपीसी, मतलब ये अपने पोटेंशियल पे ऑपरेट कर रही है. व्हेन विल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्री एक्स बिकम मोर स्केर्स. ये पूछ रहा है कि कब इस कंट्री एक्स जो गुड्स बना रही है ना उसकी स्कैरसिटी होगी. ये पूछ रहा है कि कब कंट्री एक्स जो गुड बना रही है उसकी स्कैरसिटी होगी. ये सवाल ये पूछ रहा है. तो मुझे बताओ जरा, अगर पॉपुलेशन साइज, अगर पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो जाए, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए, पहले आओ हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं ना. ऑप्शन नंबर ए, पीपीसी शिफ्ट लेफ्ट और पॉपुलेशन इंक्रीज. तो यार पहले पीपीसी ने हमारा लेफ्ट पे शिफ्ट और उसके बाद कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ गई, तो स्कैरसिटी तो हो जाएगी ना. स्कैरसिटी तो हो जाएगी ना, रिसोर्सेज की शॉर्टेज तो हो जाएगी. पीपीसी ने लेफ्ट पर शिफ्ट मार दिया और उसी वक्त कंट्री की पॉपुलेशन भी बढ़ गई, तो रिसोर्सेज की तो स्कैरसिटी हो जाएगी. यस, आंसर ए है. राइट पे शिफ्ट मारे और पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं है, तो ये तो गलत है भाई. पीपीसी इससे स्कैरसिटी नहीं होगी. स्कैरसिटी तब होगी, स्कैरसिटी कब होगी? जब रिसोर्स की शॉर्टेज हो जाएगी, जब रिसोर्स की शॉर्टेज हो जाएगी. ठीक है.
जब रिसोर्स की क्या हो जाएगी, जब रिसोर्स की शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर ये कह रहा है पीपीसी अनचेंज, अनचेंज में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, तो आंसर ए बचता है आपका। सही है। पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारे, इनवर्ट शिफ्ट मारेगा। ये पीपीसी आपका इनवर्ट शिफ्ट मारेगा, और आपकी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो आपकी कंट्री का पोटेंशियल कम हो गया, और आपकी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ गई, तो रिसोर्स की स्कैरसिटी हो जाएगी ना भाई, इतनी रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है कि आप करंट पॉपुलेशन को सेटिस्फाई कर सको, राइट। व्हाट इज कैपिटल यार, व्हाट इज थर्ड, व्हाट इज कैपिटल, एक सेकंड का एमसीक्यू है। कैपिटल एक मैन मेड रिसोर्स है, और इसकी एग्जांपल मशीनरी होती है, और आप इसकी कॉस्ट है इंटरेस्ट। ठीक है। एग्जाम्पल है मशीनरी, कैपिटल इज अ मैन मेड रिसोर्स, एग्जाम्पल मशीनरी है। और कैपिटल की क्या कॉस्ट है, कैपिटल जैसे लैंड की कॉस्ट है रेंट, लेबर की कॉस्ट है वेज, वैसे कैपिटल की कॉस्ट है इंटरेस्ट। ठीक है, तो आइए आंसर ढूंढते हैं। द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एफओपीज, द एनर्जी यूज इन प्रोडक्शन, द फैक्ट्री यूज इन प्रोडक्शन, द मनी इन्वेस्टेड इन अ फर्म। क्या लग रहा है भाई, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल, ये डी नहीं हो सकता, बच्चों ने आंसर डी करा है। डी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि डी कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये अकाउंटिंग वाला कैपिटल है, डी कैपिटल एम्प्लॉयड है, अकाउंटिंग वाला कैपिटल है, तो सी डी नहीं हो सकता। द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, ये ये ऑन्टरप्रेन्योर करता है कि वो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को गैदर करता है, ए वाला। द एनर्जी यूज्ड इन प्रोडक्शन, नहीं। द फैक्ट्री यूज्ड इन प्रोडक्शन, क्योंकि फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री मैन मेड रिसोर्स है। ठीक है, फैक्ट्री इज कैपिटल। ओके, ठीक है। व्हाट आर फीचर्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी? मार्केट इकोनॉमी, भाई मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो प्राइवेट प्रोड्यूसर की होती है, प्राइवेट प्रोड्यूसर के कंट्रोल में होती है। और मार्केट इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसर का एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सर मार्केट इकोनॉमी एक तो प्राइवेट प्रोड्यूसर के कंट्रोल में, और मार्केट इकोनॉमी का एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो देखते हैं भाई। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, पब्लिक ओनरशिप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट एलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन, क्या होगा? पहले तो ये बता दो, प्राइवेट होती है, हाँ होती है। गवर्नमेंट होती है, नहीं, गवर्नमेंट का कोई कोई नहीं होती, गवर्नमेंट की कोई ओनरशिप नहीं होती है। सही है। गवर्नमेंट की एलोकेशन होती है, नहीं, प्राइवेट प्रोड्यूसर की होती है, तो आपका आंसर सीधा सीधा आपको सी होता हुआ दिख रहा है। इसमें कुछ डिस्कस करने का नहीं था, हमने एक एक उसको चेक करते हुए करा। जैसे पहले हमने देखा प्राइवेट ओनरशिप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यस, मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट प्रोड्यूसर के पास होती है। फिर आपने देखा पब्लिक ओनरशिप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के पास नहीं होती। गवर्नमेंट डिसीजन लेगी प्रोडक्शन करने के, वो भी गवर्नमेंट के पास नहीं है, क्योंकि जो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है वो मार्केट इकोनॉमी है, राइट। एमसीक्यू नंबर 5, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कार्स आर सब्स्टिट्यूट। अगर गाड़ी नहीं तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे। द प्राइस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट राइजेस, व्हाट विल हैपन टू द डिमांड फॉर कार? ये डिमांड पूछ रहा है, क्वांटिटी डिमांड नहीं पूछ रहा, तो पहले ए और बी तो गलत हो गया, क्योंकि आपको याद है मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी बताया था कि प्राइस का लेना देना क्वांटिटी डिमांडेड के साथ है, और क्वांटिटी डिमांडेड में कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन होगी, और डिमांड कर्व में मूवमेंट होगी। और हमने जैसे ही पढ़ा ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कार्स आर सब्स्टिट्यूट गुड, तो मेरे दिमाग में एक बत्ती चल गई कि यार ये सब्स्टिट्यूट है ना, ये एक अदर फैक्टर है। सब्स्टिट्यूट गुड जो है ना, ये एक अदर फैक्टर है, और अदर फैक्टर की वजह से आपका जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट मारता है। अदर फैक्टर की वजह से क्या होता है, अदर फैक्टर की वजह से आपका डिमांड कर्व शिफ्ट मारता है। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्राइस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्रीजेस, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्राइस बढ़ेगी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्वांटिटी डिमांड कम होगी। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्राइस बढ़ेगी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्वांटिटी डिमांड कम होगी। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्वांटिटी डिमांड कम होगी तो लिफ्ट लोग शिफ्ट मारेंगे किसकी तरफ, लोग कार की तरफ शिफ्ट मारेंगे, तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। तो आंसर होगा इट विल इंक्रीज। सही है। कार की डिमांड बढ़ेगी तो कार का जो डिमांड कर्व है वो मारेगा राइटवर्ड शिफ्ट। कार की डिमांड बढ़ेगी तो कार का डिमांड कर्व मारेगा किधर शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट मारेगा। ठीक है, दिस इज एमसीक्यू नंबर 5, राइट। 6, MCQ number 6, the market for full products are in equilibrium. The table gives the value of the PES of each product. The demand for each product shifts to the right by 5,000 units at all price. ये कह रहा है मार्केट इक्विलिब्रियम में, और टेबल ने पीईएस की वैल्यू दे दी है बहुत सारे प्रोडक्ट्स की।
इसने बोला है कि डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट मार रहा है सारी प्राइस के ऊपर। विच प्रोडक्ट विल हैव द लार्जेस्ट प्राइस इंक्रीज। इसने वैल्यू दे दी है पीईएस की, तो बोला है कि पीईएस को देख के बताओ सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्राइस में इंक्रीज किस में होगा। तो पहले ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है जीरो। जीरो रिप्रेजेंट करता है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई को ना। तो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई के अंदर प्राइस में आता है लार्जर चेंज। जितने से आप प्राइस को बढ़ाओगे, जितने से आप प्राइस को बढ़ाते हो, लेट्स सपोज 50% से बढ़ाते हो, तो आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो भी 50% से बढ़ जाएगा। तो यस, योर आंसर इज ए, लेकिन बाकी भी चेक करते हैं। 0.6, 0.6 है, लेस देन वन इन इलास्टिक सप्लाई है, लेस देन वन है इन इलास्टिक सप्लाई है। सही है। तो इन इलास्टिक सप्लाई के अंदर क्या होगा, आप प्राइस को अगर ज्यादा से भी बढ़ाते हो तो क्वांटिटी सप्लाई थोड़े से बढ़ेगी और टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा 40% से, राइट। तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट तो परफेक्टली इन इलास्टिक में ही है ना, जितने से बढ़ाऊंगा उतने से क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो बी भी नहीं हो सकता। वन तो यूनिटरी इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक के अंदर, यूनिटरी इलास्टिक के अंदर तो इक्वल रिस्पॉन्सिवनेस होती है, राइट। तो इसको छोड़ दो। डी है इलास्टिक। इलास्टिक सप्लाई के अंदर अगर आप प्राइस को 10% से बढ़ाते हो तो क्वांटिटी सप्लाई 50% से बढ़ेगी और टोटल रेवेन्यू आपका बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन ये पूछ रहा है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इंक्रीज किसके अंदर होगा। तो परफेक्टली इन इलास्टिक में, 6 का ए है, ठीक है। 7, what is the value of price elasticity of demand for a product if total revenue remains the same when the price is reduced। ये कह रहा है कि टोटल रेवेन्यू सेम रहेगा जब प्राइस रिड्यूस होगी। ये कह रहा है टोटल रेवेन्यू सेम रहेगा जब प्राइस रिड्यूस होगी। टोटल रेवेन्यू सेम रहेगा, तो यार टोटल रेवेन्यू तो सेम एक ही इलास्टिसिटी में रहता है। टोटल रेवेन्यू सेम रहेगा, तो टोटल रेवेन्यू तो सेम रहता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में। आपको याद है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के अंदर इक्वल रिस्पॉन्सिवनेस होती है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में इक्वल रिस्पॉन्सिवनेस होती है, यानी कि आप जितने से प्राइस को बढ़ाते हो उतने से, जितने से आप प्राइस को कम करोगे उतने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक टोटल रेवेन्यू पे नो इफेक्ट होगा। तो अगर प्राइस 10% से कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड 10% से बढ़ जाएगी, टोटल रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो आंसर डी है। और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के अंदर पीईडी भी क्या होता है, पीईडी होता है 1, ठीक है, इसलिए और आंसर इज डी। लेकिन बाकी भी आपको चेक करा देता हूँ। ए, ए जो है ना जीरो है, जीरो होता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के केस में। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के केस के अंदर अगर आप प्राइस को 10% से कम करते हो तो क्वांटिटी डिमांड कांस्टेंट होती है, टोटल रेवेन्यू 10% से कम हो जाएगा। सवाल कह रहा है टोटल रेवेन्यू सेम किस में रहेगा, बिटवीन 0 and 1। 0 and 1 का मतलब है इन इलास्टिक डिमांड ना, लेस देन 1। तो इन इलास्टिक में मैं अगर प्राइस को 50% से कम करता हूँ तो क्वांटिटी डिमांड 10% से बढ़ेगी और टोटल रेवेन्यू गिर जाएगा। अगेन ये कह रहा है टोटल रेवेन्यू सेम किस में रहेगा, इलास्टिक डिमांड के अंदर। तो अगर मैं इलास्टिक डिमांड में अगर मैं प्राइस को थोड़े से भी कम करता हूँ तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा से बढ़ जाएगी और टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो आपका आंसर डी बचता है, राइट। ओके, 7, 8, 8, the owner of hotel in Malaysia finds that price elasticity for accommodation in area is -1.7। एक बार नहीं 1000 बार बताया कि माइनस को इग्नोर करना है। तो माइनस को इग्नोर करने के बाद आंसर है पीडी है 1.7। पीडी है 1.7 और 1.7 क्या है, 1.7 है ग्रेटर देन 1। 1.7 है ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि आपकी होटल की डिमांड, होटल की डिमांड मलेशिया में क्या चल रही है, इलास्टिक चल रही है। इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है कि इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं। इफ द होटल ओनर डिक्रीजेस द प्राइस ऑफ अ रूम बाय 5%, हाउ वाज द डिमांड फॉर अ रूम चेंज। ये कह रहा है अगर ये प्राइस को 5% से गिराएगा तो क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा। तो भाई अगर ये प्राइस को 5% से गिराएगा तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा से बढ़ जाएगी, क्योंकि हाई रिस्पॉन्सिवनेस है, क्योंकि हाई रिस्पॉन्सिवनेस है तो क्वांटिटी डिमांड
बढ़ जाएगी ज्यादा से, और टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि इलास्टिक में सब्सटीट्यूट ज्यादा है, जैसे ही प्राइस कम होगी लोग स्विच मारेंगे। तो इट वुड डिक्रीज डिक्रीज, पहले ए और बी गलत कर दो। डिमांड क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज नहीं होगी, क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि इलास्टिक में सब्सटीट्यूट ज्यादा है, जैसे ही प्राइस कम होगी लोग स्विच मारेंगे। तो इट वुड इंक्रीज बाय 2.9%, नहीं 2.9% तो स्मॉलर चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी डिमांड में स्मॉलर चेंज आएगा। इट वुड इंक्रीज बाय 8.5%, यस, क्वांटिटी डिमांड में आएगा लार्जर चेंज। ठीक है, ये एमसीक्यू नंबर 8 हो गया। Good weather results in an increase in demand for tomato. It also increases the supply of tomato. What must be a result of this? ये कह रहा है गुड वेदर की वजह से डिमांड भी बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है। व्हाट मस्ट बी अ रिजल्ट ऑफ दिस? डिमांड डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, इसका क्या रिजल्ट होगा? तो आए देखते हैं। डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगी? डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। जब प्राइस बढ़ेगी तो सिग्नल मिलेगा, तो प्रोड्यूसर क्वांटिटी सप्लाइड को भी बढ़ा देगा, क्योंकि उसको ज्यादा रेवेन्यू दिख रहा है। तो जरा मुझे बताओ, कहानी शुरू करी है कंज्यूमर ने, कहानी खत्म करेगा प्रोड्यूसर। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ जरा, सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर। तो भाई सप्लाई बढ़ रही है तो क्या होगा? सप्लाई बढ़ रही है तो सरप्लस होगा। सॉरी, सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है तो सरप्लस होगा, राइट? सप्लाई बढ़ रही है तो सरप्लस होगा, सरप्लस होगा तो प्राइस कम होगी, प्राइस कम होगी तो इस बार सिग्नल मिलेगा कंज्यूमर को, वो क्वांटिटी डिमांड को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि कहानी शुरू करी प्रोड्यूसर ने, खत्म करेगा कंज्यूमर। तो अब आप मुझे देख के बताओ, क्या इफेक्ट है प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर? प्राइस जो है ना वो अनचेंज्ड है, क्योंकि एक बार बढ़ रही है एक बार कम हो रही है, राइट? और क्वांटिटी ट्रेडेड बढ़ रही है, क्वांटिटी ट्रेडेड इंक्रीज हो रही है, दिख रहा है आपको? प्राइस जो है वो बढ़ रही है और कम हो रही है, क्वांटिटी ट्रेडेड बढ़ ही रही है। तो आओ आंसर ढूंढते हैं। प्राइस ऑफ टोमेटो विल फॉल, गलत। प्राइस ऑफ टोमेटो विल राइज, गलत। क्वांटिटी ऑफ टोमेटो ट्रेडेड विल फॉल, गलत। क्वांटिटी ट्रेडेड विल राइज। ठीक है, योर आंसर इज 9D। ओके, ओके है। 10, देखो भाई इस तरीके से आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है अगर आप चाहते हैं सही हो। व्हाट वुड कॉज अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी? अभी ऊपर बताया था आपको, वापस रिपीट नहीं कर रहा। फ्री मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसके फ्री मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसके अंदर प्राइवेट प्रोड्यूसर होता है, प्राइवेट प्रोड्यूसर होता है, प्रॉफिट के लिए काम करता है, और वो प्रॉफिट के लिए काम करेगा, डिमांड सप्लाई की फोर्सेस के मुताबिक रिसोर्स की एलोकेशन करेगा, तभी वो प्रॉफिट बना सकता है। तो क्योंकि मार्केट इकोनॉमी के अंदर प्राइस मैकेनिज्म फॉलो होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट इकोनॉमी के अंदर प्राइस मैकेनिज्म फॉलो होता है। प्राइस मैकेनिज्म वो होता है जहाँ पे डिमांड सप्लाई की फोर्सेस काम कर रही होती है। तो 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर ए होगा। सही है, बी नहीं हो सकता। चेंजेस इन एक्सटर्नल कॉस्ट, एक्सटर्नल बेनिफिट, बेटा दिस हैज नो लिंक विद द प्राइस, दिस हैज लिंक विद मार्केट फेलियर, दिस हैज लिंक विद कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। ठीक है, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, इसका कोई लिंक नहीं है इसके साथ। तो बी भी गलत है। चेंज इन गवर्नमेंट डिसीजन, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड्स, ना सी है आंसर ना डी है, राइट? ओके। 11, 11, द वेज of making and receiving payments continue to develop. Payments can now be made using smartphones as well as cash, debit card, and credit card. Which method of paying for product provides no information to seller about their customer? कौन सा वाला मेथड ऐसा है जिसके अंदर वो अपने कस्टमर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता? डेबिट कार्ड में इंफॉर्मेशन होती है, क्रेडिट कार्ड में भी होती है, स्मार्टफोन में भी होती है, कैश में नहीं होती ना भाई। आपने चुपचाप नोटें दे दी और चले गए। कैश में कोई रिकॉर्डेबिलिटी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होती। ठीक है, 12 13 देखें, 11 12 13 एक एक मिनट वाले एमसीक्यू, इसमें कुछ सोचने का नहीं है। 12, इन मोस्ट कंट्रीज विच ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स द बैंकिंग सिस्टम? बेटा बैंकिंग सिस्टम को
कौन कंट्रोल करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? बेटा कमर्शियल बैंक तो नहीं होती, क्योंकि वो हाई स्ट्रीट बैंक्स होती हैं, ठीक है। और इनका काम होता है कि कस्टमर के साथ डील करेंगी, तो बी नहीं है। इन्वेस्टमेंट बैंक भी नहीं है, वर्ल्ड बैंक भी नहीं है, सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक किसकी सेंट्रल बैंक है? गवर्नमेंट की बैंक, गवर्नमेंट ओन्ड, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, राइट। ओके। सारे कमर्शियल, बेसिकली सवाल ये पूछ रहा है कि कमर्शियल बैंक को कौन सा बैंकिंग, कमर्शियल बैंक को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन चारों में से कंट्रोल करती है? तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। MCQ number 13. What is not a reason for differences in the earning of airline pilots in a particular economy? बोल रहा है कौन सा रीजन डिफरेंस इन अर्निंग का नहीं है। तो पहले वो रीजन ढूंढ लो जो डिफरेंस इन अर्निंग का है, तो जो बच जाएगा वो नहीं होगा। 13, जो बच जाएगा वो नहीं होगा भाई। बार्गेनिंग पावर, बार्गेनिंग पावर, बार्गेनिंग पावर से डिफरेंसेस इन अर्निंग होती है। बार्गेनिंग पावर से डिफरेंट अर्निंग्स होती हैं। डिस्क्रिमिनेशन से भी डिफरेंट अर्निंग्स होती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज से भी डिफरेंट अर्निंग्स होती है। इन्फ्लेशन से नहीं होती, इन्फ्लेशन से नहीं होती, ठीक है। अच्छा, 14, एन एयरलाइन टेक्स ओवर अ ऑनलाइन क्लोथिंग कंपनी। एक एयरलाइन ने ऑनलाइन क्लोथिंग कंपनी को टेक ओवर कर लिया। तो जरा मुझे बताओ, एक पायलट का काम है और एक एयरलाइन कंपनी है। एयरलाइन कंपनी ने ऑनलाइन क्लोथिंग कंपनी को टेक ओवर करा, तो वो क्या करेगा? वो डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। ये क्या कर रहा है? व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ सच अ मूव? डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, टू डाइवर्सिफाई देयर ऑपरेशंस, ठीक है। टू जनरेट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, नहीं भाई, इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो बड़े पैमाने पे काम करने से आते हैं, किसी को खरीदने से थोड़ी आते हैं। टू इम्प्रूव लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, टू इंक्रीज मार्केट शेयर, नहीं, मार्केट शेयर बढ़ाना है तो एयरलाइन इंडस्ट्री में ही किसी को टेक ओवर करते हैं। सही है। 15, इन विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज द फर्म मोस्ट लाइकली टू मेक अ लार्ज प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन एंड इन द लॉन्ग रन? ये बोल रहा है कौन सी इंडस्ट्री के अंदर आप ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हो, शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी। भाई अगर आपको अगर आपको अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट बनाना है, अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट बनाना है तो एक बात तो क्लियर है कि सबसे पहले लिखा हुआ है नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। सबसे पहले लिखा हुआ है नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, तो नंबर ऑफ फर्म्स तो कम होनी चाहिए। मतलब अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो सब्सटीट्यूट कम होने चाहिए। तो पहले आंसर ए और बी गलत हो गया, आंसर सी होगा या डी होगा। फिर लिखा हुआ है दूसरा, बैरियर्स टू एंट्री इन द इंडस्ट्री। बैरियर्स टू एंट्री इन द इंडस्ट्री, बैरियर्स टू एंट्री हाई होने चाहिए। बैरियर्स टू इंडस्ट्री क्या होने चाहिए? हाई। तो हाई वाला तो सी वाले के अंदर है, तो डी भी गलत हो गया, आंसर सी हो गया, राइट। आंसर इज सी फॉर कैट। ओके, ओके है। नंबर 16, अ फर्म प्रोड्यूसेस 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 20 पर यूनिट। 5 यूनिट्स बना रहे हैं और एवरेज कॉस्ट 20 है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द 6 यूनिट इज 26। व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ 6 यूनिट्स? ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई 6 यूनिट की कॉस्ट 26 है, तो क्या एवरेज कॉस्ट होगी 6 यूनिट्स की? पहले मुझे ये बता दो खाली आप, एवरेज कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है? आपको एक बार नहीं, आपको 1000 बार सिखा चुका हूँ। ऊपर आप जाके कॉस्ट रेवेन्यू की टॉपिकल वीडियो देख सकते हैं, तो ये एक दो MCQ भी आपके गलत नहीं होंगे। एवरेज कॉस्ट, किसी भी चीज का एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, और ऊपर जो आपके पास चीज दी हुई है ना, जैसे एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है तो टोटल कॉस्ट आएगा ऊपर। एवरेज रेवेन्यू दिया हुआ होता तो ऊपर टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ होता तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स, हमेशा डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। तो जरा मुझे एक बात बताओ, एवरेज कॉस्ट कितनी है? एवरेज कॉस्ट कितनी है 5 यूनिट्स की? फाइव, एवरेज कॉस्ट है 20 और टोटल यूनिट्स क्या है 5। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 100। कितनी आ जाएगी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी 100। अब इसने बोला हुआ है कि 6 यूनिट है, इसने बोला हुआ है 6 यूनिट है, और छठी यूनिट की कॉस्ट है ना 26 है।
6 यूनिट है और छठे यूनिट की कॉस्ट है 26। तो ये पूछ रहा है एवरेज कॉस्ट क्या होगी 6 यूनिट्स की। ओके, तो इसने बोला था 6 यूनिट्स हैं और $26 जो है ना वो आपकी प्राइस है छठे यूनिट को बनाने की। तो मुझे बताओ जरा, 5 यूनिट है और कॉस्ट है 20 की। 5 यूनिट है और कॉस्ट है 20 की, तो क्या करूं भाई, क्या करूं, कितने की कॉस्ट आ रही है, 100 की कॉस्ट आ रही है, ये हमने निकाल ली। 5 यूनिट बनाने की कॉस्ट है 100 और इसने बोला है 6 यूनिट बनाने की जो कॉस्ट है ना वो 26 है। तो क्या करूं, 100 + 26। तो 6 यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट हो गई 126, ठीक है। इसने बोला 5 यूनिट बनाने की कॉस्ट 100 है और छठा यूनिट जब ये बना रहे हैं तो 26 रुपए की कॉस्ट लग रही है, तो टोटल कॉस्ट 6 यूनिट को बनाने की कितनी हो गई, 126। अब आप लगा लो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी 126 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट 6, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 21 पर यूनिट। ओके, कोई बच्चा इसको रिकन्फर्म भी कर ले प्लीज, कोई बच्चा इसको रिकन्फर्म भी कर ले। राइट, यही आ रहा है 21। ओके, सही है। 2017, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, मनी सप्लाई को बढ़ाना, यस, ये मॉनेटरी पॉलिसी है। यस, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर मॉनेटरी पॉलिसी, नो नीड टू रीड अदर ऑप्शन, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। प्रिवेंटिंग प्राइस राइज इन फूड इंडस्ट्री, नो। रिमूविंग अ मोनोपोली, नो। सेटिंग अ मैक्सिमम प्राइस, नो। ये तीनों जो पॉलिसीज है ना, ये तीनों पॉलिसीज, these three आर माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, इट्स नॉट मैक्रो, इट्स माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। ओके, 18, why would devaluing the international value of a country economy's currency help reduce unemployment। ये कह रहा है डिवैल्यूएशन से अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम होगी और क्यों, वाई पूछ रहा है ये पूछ रहा है वाई वुड devaluing the international value of country's currency help reduce unemployment। क्यों, डिवैल्यूएशन से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, नो। डिवैल्यूइंग द करेंसी वुड इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर, नहीं। Devaluing the currency would increase demand, foreign demand for domestic products, yes। Devaluing the currency would increase demand for import, नहीं। क्यों, क्योंकि जब आप डिवैल्यूएशन करोगे तो एक्सपोर्टेड गुड सस्ता होगा, एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, और इम्पोर्टेड गुड हमें महंगा लगेगा, इम्पोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम होगी, इम्पोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर भी कम होगा, ऐसा ही है, राइट। ओके, सो योर आंसर इज 18C। 19, 1920, एक एक सेकंड का एमसीक्यू है। व्हाट इज लाइकली टू हैपन व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस। भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग सेवर सेव ज्यादा करेगा और बोरोवर बोरो कम करेगा, पॉइंट ढूंढते हैं। सेवर सेव ज्यादा करेगा तो स्पेंड कम करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीजेस, नहीं, कंजम्पशन कम होगी। फर्म्स बाय फ्यूअर मशीन्स, पीपल होल्ड मोर कैश, नो। पीपल होल्ड मोर कैश, नहीं, लोग सेव ज्यादा करते हैं, कैश कैसे होल्ड करेंगे। सेवर्स अर्न लोअर रिवॉर्ड, नो, सेवर्स का रिवॉर्ड ज्यादा होता है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी तो बोरो कम करेंगे तो मशीन्स कम परचेज होंगी, यस, आंसर इज बी, 18B। व्हाट इज नॉट अ सप्लाई साइड पॉलिसी, कौन सी सप्लाई साइड पॉलिसी नहीं है, पहले बताओ। सप्लाई साइड पॉलिसी का टारगेट होता है एग्रीगेटेड सप्लाई को बढ़ाना, तो जिस रीजन से एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़ रही है वो सप्लाई साइड पॉलिसी है, तो जिससे नहीं बढ़ रही वो बच जाएगा। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन से एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़ेगी, ट्रेनिंग से एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़ेगी, पहले मैंने वो रीजन आइडेंटिफाई कर लिया जिससे एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़ रही है। ट्रेड यूनियन से एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़ेगी, इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा तो एग्रीगेटेड सप्लाई कम हो जाएगी, तो आपका आंसर बी होगा, ठीक है, 20B, राइट। ओके, 21, क्यू नंबर 21, द टेबल शोज रियल जीडीपी पर हेड फॉर अ कंट्री इन 2021 एंड 2022। रियल जीडीपी दिया हुआ है 2021 2022,
2021 में 20,000, 2022 के अंदर 20,000। तो भाई बताओ जरा, रियल जीडीपी, रियल जीडीपी बढ़ रहा है, बताओ जरा, रियल जीडीपी बढ़ रहा है, राइट। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू हैव चेंज बिटवीन 2021 एंड 2022? देखिए मैंने आपको बोला भी, जब टेबल दिया हो तो ऑप्शन को सेलेक्ट कर करके है ना आप पता कर लेंगे। इनकम्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इवनली, 9। इसका जीडीपी का, जीडीपी हैज नो लिंक विद रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सो आंसर ए कैन नॉट बी योर आंसर। जीडीपी का आपके रीडिस्ट्रीब्यूशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ओके। देयर वाज मोर एक्टिविटी इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी। बेटा इनफॉर्मल इकोनॉमी, इनफॉर्मल इकोनॉमी की तो कोई रिकॉर्डेबिलिटी नहीं होती जीडीपी के अंदर, नो रिकॉर्डेबिलिटी, ठीक है। ओके। द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ सम पीपल इम्प्रूव्ड, यस। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो कंट्री का जीडीपी बढ़ता है, यस यू आर राइट, यस दिस इज योर आंसर, सी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। डी क्यों नहीं होगा? द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज। बेटा अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ता ना, अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ता तो रियल जीडीपी कम होता, बढ़ता नहीं। तो रियल जीडीपी कम होता, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, राइट। 22, which change to fiscal policy is most likely to reduce cyclical unemployment in an economy? फिस्कल पॉलिसी की बात करिए, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। भाई सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जो इकोनॉमिक साइकिल के ऊपर डिपेंडेंट है, जो इकोनॉमिक साइकिल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो भाई इकोनॉमिक साइकिल में दो सिचुएशन है, बूम बूम में अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है और रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताएं जरा, इंक्रीज डायरेक्ट टैक्स, इंक्रीज डायरेक्ट टैक्स, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, मतलब एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है। अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, मतलब टारगेट है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। टारगेट क्या है? टारगेट है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। तो जरा मुझे एक बात बताओ, डायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, कंजम्पशन कम होगी, ईडी कम होगी, जिससे सिग्नल मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, तो ए गलत है। बजट डेफिसिट बढ़ रहा है, बजट डेफिसिट का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, टैक्स रेवेन्यू कम है। तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो जॉब ज्यादा क्रिएट होगी, इनकम बढ़ेगी, एडी बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, तो आंसर बी ही लग रहा है। इंक्रीजिंग बजट सरप्लस, बजट सरप्लस क्या है? टैक्स रेवेन्यू ज्यादा है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम है, तो इससे भी नहीं होगा। और डी भी गलत है, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है। मनी सप्लाई मॉनेटरी पॉलिसी है। बेटा मॉनेटरी पॉलिसी में दो टूल्स है, मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट। तो 22 का आंसर ए है। 23, व्हाट मस्ट हैपन इन अ कंट्री इफ इट एक्सपीरियंस अ एनुअल इन्फ्लेशन रेट ऑफ 100%? ये कह रहा है कंट्री के साथ क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा अगर वो कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन रेट है 100% का, मतलब बहुत ज्यादा महंगाई आ गई, क्या हुआ होगा ऐसा, क्या हुआ होगा? दी मनी सप्लाई डबल्ड, अबे क्या हो गया इसको? दी प्राइस लेवल, नहीं। दी परचेजिंग पावर ऑफ मनी, यस, परचेजिंग पावर खत्म हो गई। द रियल मनी डबल्ड, डबल्ड, ये देखो क्या कह रहा है, आंसर सी है भाई। इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है रियल इनकम के ऊपर, परचेजिंग पावर के ऊपर, ठीक है। 24, the human development index can be used to measure human development in countries, which measure would not be a part of this calculation? यार हमने ना इससे पहले टेबल वाला भी करा है, हमने इससे पहले टेबल वाला क्वेश्चन भी करा है, हमने इससे पहले टेबल वाला क्वेश्चन भी करा है। और मैंने आपको बताया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक वे है जिसके थ्रू आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करते हो, जिसके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी चीजें आती हैं। तो ये पूछ रहे हैं कौन सी चीज पार्ट नहीं है, मुझे साफ साफ दिख रहा है। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एचडीआई का हिस्सा है, नेशनल इनकम भी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी है, इनइक्वालिटी का लेना देना एचडीआई से नहीं है, रीडिस्ट्रीब्यूशन का लेना देना नहीं है। तो 24 इज ए। 25, what is most likely consequence of an aging population for a high income country?
भाई एजिंग पॉपुलेशन का क्या मतलब है कि एजिंग पॉपुलेशन का क्या मतलब है, एजिंग पॉपुलेशन का मतलब है कि पुराने लोग ज्यादा हैं। देयर विल बी अ फॉल इन डिपेंडेंसी रेशियो, फॉल नहीं होगा, राइज होगा, डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ेगा। देयर विल बी अ फॉल इन लेवल ऑफ इमिग्रेशन, इमिग्रेशन बाहर से लोग आएंगे नहीं भाई, क्या हो गया, लोग बाहर चले जाएंगे उल्टा। देयर विल बी एन इंक्रीज इन जोग्राफिकल मोबिलिटी, नहीं एजिंग पॉपुलेशन है। देयर विल बी एन इंक्रीज इन स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर, यस एजिंग पॉपुलेशन है। लोग बूढ़े बूढ़े रह रहे हैं, तो उनको हेल्थ केयर वगैरह की ज्यादा जरूरत होगी। 26, in some developing countries a large percentage of population is involved in subsistence farming, what can be concluded from this? पहले ये बता दो, ये subsistence farming ये कौन सा सेक्टर है? ये प्राइमरी सेक्टर है। सब्सटेंस फार्मिंग कौन सा सेक्टर है? सब्सटेंस फार्मिंग प्राइमरी सेक्टर है। What can be concluded from this? Each family will be able to produce enough to live on? No. Production is unlikely to be capital intensive? Yes. Yes. Production will be efficient, there will be a high level of trade? No, 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 सी डी गलत है, ठीक है, इजी था ये तो। 27, a small country whose only export is oil decides to reduce substantially the rate at which it extracts its limited resource, what is most likely the reason for this? भाई एक कंट्री है जो खाली ऑयल के ऊपर चल रही है, जैसे कि सऊदी अरब और दुबई, ये पहले ऑयल के ऊपर चलते थे, अभी अपने टूरिज्म की तरफ गए, तो ये कह रहा है अब मैं ऑयल की एक्सट्रैक्शन को कम कर रहा हूँ ताकि मेरा रिजर्व वक्त से पहले खत्म नहीं हो जाए। व्हाट इज मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस डिसीजन? टू इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट, नहीं इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट तो वर्सन होगा ना भाई, एक्सपोर्ट कम करेगा। टू इंक्रीज गवर्नमेंट इनकम, इससे गवर्नमेंट इनकम भी कम होगी क्योंकि एक्सपोर्ट्स कम होंगे। टू मेंटेन फ्यूचर लिविंग स्टैंडर्ड, टू मेंटेन फ्यूचर लिविंग स्टैंडर्ड, यस फ्यूचर में लोगों को ऑयल मिले। टू रेज एम्प्लॉयमेंट, जब ये लिमिट लगाएगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगी, तो आंसर सी है भाई, इससे एक्सपोर्ट्स कम होंगे, इससे भी एक्सपोर्ट्स कम होंगे, इससे एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो जॉब्स कम होगी, जॉब्स कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा ये वाला जो है ना, ये 28 मिलता जुलता है, 28 मिलता जुलता है, गौर से पढ़िएगा, ये गलत होगा क्योंकि आप सही से पढ़ नहीं रहे। Country X believe that country Y is selling steel at below the average cost of production. So country Y imposes a higher tariff on steel imports from country Y. पहले से पढ़ो, कंट्री एक्स बिलीव करती है कि कंट्री वाई डंपिंग करता है, कंट्री वाई जो है ना वो डंपिंग के अंदर इन्वॉल्व है, कॉस्ट से नीचे जाके बेचता है, तो इसलिए वाई की गुड की डिमांड ज्यादा है और एक्स के गुड की डिमांड कम है, तो इस वजह से कंट्री एक्स ने टैरिफ लगा दिया वाई के ऊपर, तो वाई की डिमांड कम हो जाएगी और एक्स की डिमांड बढ़ जाएगी। व्हाट डज कंट्री एक्स होप टू अचीव बाय इम्पोजिंग दिस हायर टैरिफ? ये क्यों लगाया होगा, ये क्यों लगाया होगा, क्यों लगाया होगा? ताकि लोग वाई का छोड़ के एक्स पर आ जाए ना, वाई से स्टील छोड़ दे और एक्स पर आ जाए, तभी उसने टैरिफ लगा दिया। अवॉइड कंट्री एक्स डंपिंग स्टील इन कंट्री वाई, नो गलत कह रहा है ये तो। अवॉइड कंट्री वाई डंपिंग स्टील इन कंट्री एक्स, यस ये आंसर है ना, ताकि ये कंट्री वाई को डंपिंग करने से रोक सके, तभी तो टैरिफ लगाया है। सही है। चलो। Which factor would cause exchange rate to fall? Which factor would cause exchange rate to fall? पहले मुझे ये बता दो, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन होता है, अगर आपको याद हो तो, मैंने आपको याद दिला दिया। अब ये पूछ रहा है कौन से फैक्टर से एक्सचेंज रेट गिरेगा, तो अब मुझे सारा देखना पड़, सारे मुझे चेक करने पड़ेंगे, मुझे सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। डिमांड फॉर इंपोर्ट इंक्रीजेस, भाई जब मैं इंपोर्ट करूंगा, बाहर से माल मंगवाऊंगा, तो मुझे बाहर पेमेंट करनी होगी, मुझे बाहर पेमेंट करनी होगी अपनी करेंसी में, उनकी करेंसी में उनको पेमेंट करनी है। उनकी करेंसी कैसे है कि अपनी करेंसी को बेचूंगा, तो मेरी करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी, जब सप्लाई बढ़ेगी तो सरप्लस होगा, और जब सरप्लस होगा तो वैल्यू जो है ना वो कम हो जाएगी, और वैल्यू के कम होने का मतलब है कि एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, तो यस आपका आंसर ए है। बी पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट रेट राइज, बेटा इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एक्सचेंज रेट भी बढ़ेगा। डोमेस्टिक सेविंग विल इंक्रीज, बेटा सेव ज्यादा करेंगे लोग, स्पेंड कम करेंगे,
स्पेंड कम करेंगे तो इट मीन्स के इम्पोर्ट भी कम होंगे। इम्पोर्ट कम होंगे तो ये पहली वाली पट्टी को पूरा उल्टा कर देना, पेमेंट कम करनी होगी, सेल कम करेंगे, शॉर्टेज होगी, वैल्यू बढ़ जाएगी, एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। मोर टूरिस्ट विजिट दी कंट्री, मोर टूरिस्ट विजिट दी कंट्री। भाई जब टूरिस्ट हमारी कंट्री में आएगा तो उससे तो उससे तो हमारे मुल्क में पैसा आएगा, ठीक है। उससे हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, शॉर्टेज होगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। मैं इधर लिख दूं, जब लोग हमारी करेंसी में आएंगे तो हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्टेज होगी, और शॉर्टेज होगी तो वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। ऐसा ही है। आखिरी एमसीक्यू, लास्ट। 30, many European firms employ workers from Philippines. These workers spend part of their income to relative in the Philippines. In which part of balance of payment current account for Philippines would these transactions be recorded? भाई ये कह रहा है कि यूरोपियन फर्म है ना, फिलिपाइन वर्कर को अपने पास काम पे रखते हैं, और ये फिलिपाइन वर्कर है ना अपनी इनकम का कुछ हिस्सा फिलिपाइन भेजते हैं वापसी। काम यूरोपियन कंट्री में करते हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्री से कमा के पैसे का थोड़ा सा हिस्सा फिलिपाइन भेजते हैं। तो जरा मुझे एक बात बताओ, करंट अकाउंट में चार कंपोनेंट्स है, ट्रेड इन गुड, ट्रेड इन सर्विस, क्या ये ट्रेड इन गुड ट्रेड इन सर्विस है? नो। नो। तो सी और डी गलत हो गया बेटा। तीसरा कंपोनेंट होता है नेट इनकम। नेट इनकम तीन फॉर्म्स में होती है, वेजेस, इंटरेस्ट और डिविडेंड। और नेट इनकम को प्राइमरी इनकम कहते हैं, तो वो पैसा बाहर भेज रहे हैं ना, तो ये प्राइमरी इनकम है। यस, आंसर इज ए। आंसर इज ए, बी क्यों नहीं है भाई? सेकेंडरी इनकम को तो नेट ट्रांसफर कहते हैं, और नेट ट्रांसफर की एक शर्त थी कि नेट ट्रांसफर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, राइट। ओके, सो आई थिंक आपको ये पेपर बिल्कुल क्लियर होगा। आई थिंक आपको ये पेपर बिल्कुल क्लियर होगा, राइट। सो वी आर डन विद अक्टूबर नवंबर, वी आर डन विद अक्टूबर नवंबर 2023, राइट। बेटा प्राइमरी इनकम है ना, प्राइमरी इनकम के अगर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में चले जाएं तो प्राइमरी इनकम इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में होगी, और इन्वेस्टमेंट मिलती है शेयर्स के ऊपर डिविडेंड। मैं थोड़ा सा करंट अकाउंट में भी चले जाता हूँ। शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलेगा ताकि बच्चे ये गलती ना करें। मैंने बोला शायद कोई बच्चा तो मुझे बताएगा कि सर प्राइमरी इनकम तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर होती है। याद है मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड होता है। शेयर्स का जो शेयर्स के ऊपर जो रिटर्न है वो करंट अकाउंट के नेट इनकम के प्राइमरी इनकम में डिविडेंड्स के नाम से जाएगा, और लोन्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। याद है आपको? तो यार ये कौन सी इनकम होगी? ये रेमिटेंसेज हैं। ये रेमिटेंसेज हैं, ये सेकेंडरी इनकम होगी। मैंने सोचा कि कोई बच्चा मुझे जवाब दे देगा इस बारे में, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो ये सेकेंडरी इनकम का हिस्सा है। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, थैंक यू। याद रखिएगा, वापस बता रहा हूँ, फाइनेंशियल अकाउंट वो है जो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड है, तो शेयर्स और लोन्स फाइनेंशियल अकाउंट में जाएंगे। शेयर्स लोन्स पे जो रिटर्न मिलता है, डिविडेंड और इंटरेस्ट, वो प्राइमरी इनकम में जाएंगे, नेट इनकम के अंदर, क्योंकि वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न होता है। जब भी आपके आपके पास पैसा आ रहा है जा रहा है, वो सेकेंडरी इनकम में जाएगा, क्योंकि वो एक तरीके की रेमिटेंस है, ठीक है। ओके।